हेलो स्टूडेंट, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं ना। और आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई आज की जो हेडिंग है वो इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। है तो बायो सावर्ट नियम का ही एक अनुप्रयोग। हेडिंग क्या है? हेडिंग है बच्चों, सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आज की हेडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना भाई पूरा लेक्चर। सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही है, थ्योरी के साथ में इस हेडिंग पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके कोर्स में दिए हुए हैं। ठीक है ना बच्चों। हेडिंग स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूं भाई, बहुत ध्यान से देखना। डायग्राम बनाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कैलकुलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको बिल्कुल जब तक मैं ना कहूँ कुछ भी नहीं लिखना है। अच्छा एक बात और भाई, आप लोग वीडियो को लाइक वाइक नहीं करते हो, कम करते हो। मैं देखता हूँ 15, 20, 30 लाइक आते हैं, व्यू आते हैं 400, 500 और लाइक आएंगे मुश्किल से 30। अरे पसंद ना हो तो डिसलाइक कर दो कम से कम, है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें भाई, है ना। और जो भी आपसे कमेंट बॉक्स में जवाब मांगे जाएं वो कमेंट भी किया करो। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना आज का लेक्चर। हमें एक सीधा और लंबा धारावाही चालक तार लेना है जिसके कारण मुझे चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तार अनंत लंबाई का नहीं बोला है मैंने, बस लंबा तार है, इतना है। तो आप एक तार मान लीजिए पहले, तो ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट करता हूं। ये मान लीजिए कोई लंबा और सीधा तार है। ठीक है साहब, एक्स वाई नाम दे दो, ये लो एक्स और वाई। लंबा सीधा तार हो गया। चुंबकीय क्षेत्र कब बनेगा? जब इस तार में करंट बहेगा। बिना करंट बहे तो आप चुंबकीय क्षेत्र बना ही नहीं सकते। तो मान लीजिए कि इसमें करंट बह रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। हमें इसके कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा, वो नाम दे दो। उससे कुछ दूरी पर, दूरी मैं डी मान लेता हूं, डी दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सवाल समझ में आया? देखो मैं जो समझा रहा हूं वो समझने का प्रयास करना आप। जब डायग्राम वगैरह ढंग से क्लियर हो जाएगा ना, तो हमारे लिए इस हेडिंग में कुछ भी नहीं रहेगा, यह मान लेना, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। इसलिए पहले कह रहा हूं कि जो मैं कहूं वो समझो आप। तो जैसे हेडिंग कहे ना बेस्ट चलना है, खुद का दिमाग ही नहीं लगाना। सबसे पहले हमें एक लंबा और सीधा तार मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या है, कौन सी रॉकेट साइंस है। ये लंबा और सीधा तार हो गया, एक्स वाई। धारा क्यों, चुंबक क्षेत्र चाहिए, तो इसमें करंट कितना मान लिया हमने, आई। मध्य बिंदु ओ से कुछ दूरी डी पर, यहां कोई बिंदु पी ले लो। यहां आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है साहब। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों आप क्या करते थे, याद करो। तार पर अल्पांश मानते थे, तार पर अल्पांश मानते थे। अब तक आप अल्पांश 2 मानते आए हो, पर अब अल्पांश 1 ही मानेंगे। इसका क्या लॉजिक है भैया? देखो होता क्या है कि जब अल्पांश बदलने से दिशा बदल जाती है तब तो अल्पांश में 2 मानता हूं, और अल्पांश बदलने से दिशा नहीं बदलेगी तो मैं अल्पांश 1 ही मानूंगा। ध्यान से देखना कैसे। ये तार बोर्ड के तल में है ना, कहीं भी अल्पांश मान लो dl, और ये दूरी है। चुंबकीय क्षेत्र dl और दूरी को मिलाने वाले तल के लंबवत होता है। तो देखो हर अल्पांश बोर्ड के तल में है और दूरी बोर्ड के तल में है, तो dl वेक्टर हमेशा बोर्ड के लंबवत रहेगा। अब अल्पांश बदलने से दिशा नहीं बदलेगी। यहां आपने एक अल्पांश मान लिया, ये लो। कितनी लंबाई का अल्पांश है बच्चों ये? dl लंबाई का। कितनी लंबाई का? dl लंबाई का।
और इसकी जो सेंटर से दूरी है इस अल्पांश की, वो ले लो आप एल। क्या ले लें? एल। मध्य बिंदु से एल दूरी पर एक अल्पांश डीएल की कल्पना करते हैं। एक ही क्यों लिया वो समझ में आया आपको? क्योंकि आप अल्पांश अगर नीचे भी ले लोगे तो उसकी वजह से भी तो फील्ड ऊपर ही आएगा। तो अल्पांश बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए केवल एक ही अल्पांश लेना है। मध्य बिंदु ओ से एल दूरी पर एक अल्पांश डीएल ले लिया। इस अल्पांश की बिंदु पी से दूरी मान लीजिए आप आर। कितनी मान लीजिए दूरी? आर, ठीक है ना। और ये अल्पांश का ये कोण थीटा है। नीचे वाला कोण नहीं है, याद रखना। कोण तार से और दूरी को मिलाते हुए लेना है। ये एंगल कितना मान लिया बच्चों आपने? थीटा। कहानी समझ में आई ना? एक्स बाई एक लंबा तार है जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। मध्य बिंदु ओ से डी दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमने तार पर मध्य बिंदु से एल दूरी पर एक अल्पांश डीएल की कल्पना की। ये समझ में आया? इस अल्पांश के कारण पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? बायो-सावर्ट नियम की बात करनी होगी। और बायो-सावर्ट नियम क्या कहता है? बोलना। dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है ना? सुनो ध्यान से। अच्छा, इसके लास्ट सिरे को मिला दो। ये भी तो कोई ना कोई कोण बना रहा होगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण मान लो आप θ1। चलो यहां तो, और यहां पे बिंदु पे मान लो आप इस कोण को फाई के टर्म में, यानी कि φ1। फिर इसको ऊपर वाले सिरे को मिला दो आप। कोण आपको देखो ऐसे देखना, ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण θ2, और ये अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा? φ2। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो अब इस हेडिंग में कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मेरी गारंटी है। नहीं बैठे बात समझ में? दोबारा से डायग्राम दिखाता हूं भाई। देखो क्यों दिखा रहा हूं, आप समझ जाओगे। डायग्राम अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखो, और देखो, एक बार और देखो। फिर भले ही एक बार आप स्क्रीन पॉज करके खुद बना के देखना। दोबारा डायग्राम और देखते हैं एक बार। अब आप बोलते रहो भले ही मन मन में। क्या करना था मुझे? सबसे पहले एक लंबा तार लेना है जिसका नाम दे देना है एक्स बाई। धारा कितनी प्रवाहित किया आपने? आई। मध्य बिंदु ओ से कुछ दूरी पर यानी कि डी मान लिया। यहां एक बिंदु पी है, यहां मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबक क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मैं तार पर मध्य बिंदु से एल दूरी पर, यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है, ये कितनी है? एल दूरी पर एक अल्पांश लेता हूं। कितनी लंबाई का? डीएल लंबाई का। इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर कोई ना कोई चुंबक क्षेत्र बनेगा। वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा कोण को आप हल्का दिमाग को रखें। ऊपर से कोण लेना है। देखो ये वाला कोण ऐसे, इस तरीके से। कितना है? थीटा। इस सिरे को टच कर दिया, लास्ट सिरों को, और इसको भी टच कर दिया। ये जो वैल्यू है θ1 मान ली, इधर से ऊपर से आया एक तरीके से। और ये जो थोड़ा बढ़ा करके ऊपर से जो कोण है, ये कितना मान लिया? θ2। ये अंदर वाला φ1 और ये अंदर वाला φ2। क्यों मान रहा हूं, कैसे मान रहा हूं, सबकी चर्चा अपन इस हेडिंग में आगे करेंगे। क्लियर? डायग्राम उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप भैया एक बार स्क्रीन पॉज करें यहीं, और पहले ये डायग्राम बना करके देखें। डायग्राम नहीं बन रहा है तो वीडियो वापस देखना, मैं आगे बढ़ाता हूं। सुनो, मैं बात करूं इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ना, तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र डीवी बराबर सबको रटा हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये कौन थीटा है?
तो अब ये जो नीचे वाला कौन है, शायद 180 माइनस थीटा हो गया होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180। कितना होता है बच्चों, 180। सरल रेखा बने कोणों का योग कितना होता है, 180। और ऊपर का थीटा है तो 180 माइनस थीटा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये ठीक है ना। अच्छा, अब सोचो, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज अननोन है। देखो, एक चर्चा तो मुझे डीएल से स्टार्ट करनी है बच्चों, और एक चर्चा मुझे आर की स्टार्ट करनी है। अल्पांश छोटा बड़ा हो सकता है ना, तो मुझे डीएल की बात करनी है। चलो पहले डीएल, ऐसा लग रहा है ना एल का अवकलन किया गया है क्या, तो पहले एल आएगा तभी तो डीएल की बात करूंगा। एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूं, तो आपको एक समकोण त्रिभुज एओपी नजर आ रहा है क्या, एओपी नजर आ रहा है क्या। इसमें देखो ये डी हमें चाहिए, क्योंकि दूरी मैंने मान रखी है, जो दूरी मानता हूं तो डी के पद में तो आंसर आना ही चाहिए। ना तो मुझे आर चाहिए ना मुझे एल चाहिए। ये 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये तो हो जाएगा कर्ण। समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण। कोण मान लिया मैंने 180 माइनस थीटा, तो कोण के सामने क्या होगा, लंब, और ये क्या बन जाएगा, आधार। चर्चा बच्चों आपको डीएल से स्टार्ट करनी है, तो एल चाहिए दिमाग में, जो मानो एल ले आओ, फिर सोच लेंगे। तो एल का मतलब मुझे ये भुजा काम में लेनी है, और ये इस त्रिभुज में आधार है। दोबारा देख लो ढंग से, कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है ना, एओपी। समकोण त्रिभुज, आप तो एओपी को देखो, एओपी को, समकोण त्रिभुज एओपी में ये 90 डिग्री का है, तो मतलब ये तो हो गया कर्ण। कौन ये है, थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा जमाऊंगा, ध्यान रखना। उसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो एक तो चाहिए बच्चों आपको आधार, और दूसरा आप काम में लोगे लंब। लंब काम में क्यों लिया, क्योंकि डी फॉर्मूले में आना चाहिए। डी ज्ञात है एक तरीके से, और आर और एल अज्ञात है, तो डी की सहायता से मुझे आर और एल निकालना है। इस समकोण त्रिभुज में एक तो आधार काम का है, और इस समकोण त्रिभुज में एक लंब काम का है अभी फिलहाल। तो मैं लाल बटे कक्का की बात करूं तो टेन थीटा सही रहेगा। सोचो दिमाग में, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, कोण के सामने यानी कि डी, और आधार कितना है, कितना, एल। पर जो चाहिए वो ऊपर आता तो हमें गुणा करने में आसान रहती, एल अपॉन डी आता। तो मतलब इस समकोण त्रिभुज में मैं टेन ना लगा करके कॉट लगाना चाह रहा हूं। दोबारा देखना, मैं बच्चों बात कर रहा हूं समकोण, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो, बड़ी कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज एओपी में दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज एओपी में बात है कि क्या लगाऊं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, क्या लगाऊं। तो मुझे एक बात समझ में आई कि यार एल से चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं साहब, तो आधार चाहिए, लंब चाहिए, क्योंकि लंब ज्ञात है। आधार और लंब में टेन होता है, टेन दिमाग में आया, पर टेन क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। जो चाहिए ना वो ऊपर आए तो ज्यादा बढ़िया है। चाहिए क्या, एल, और एल क्या है, आधार। तो आधार ऊपर कब आएगा, जब आप इसमें कॉट लगाओगे। तो मैं लगा रहा हूं इसमें बच्चों कॉट, और कोण कितना है, थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा। समझ में आया, कोण ये तो है, जो है वो है, 60 तो 60, 30 तो 30, यहां 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो 180 माइनस थीटा। कॉट का सूत्र होगा आधार बटे लंब। आधार कितना है इसमें, एल, और लंब कितना है, डी। अगर वज्र गुणा करके देखा जाए यहां से, तो क्या एल की वैल्यू आ जाएगी डी कॉट 180 माइनस थीटा, हाँ या ना। अब ये त्रिकोणमिति बन गई भैया, एल बराबर डी। देखो बायो वाले बच्चे हो सकता है ना जानते हो, मैथ वाले सब जानते होंगे। कॉट 180 माइनस थीटा होता है बच्चों, माइनस कॉट थीटा। अब ये देखो बायो वाले बच्चे याद कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी अदरवाइज मेरे को, है ना। कॉट 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस तो आ गया ये, और ये कॉट थीटा। क्लियर है यहां तक, है ना। आपको एल नहीं चाहिए बच्चों, डीएल चाहिए। क्या चाहिए, डीएल। और देखो ये एल किसका फलन है, थीटा का, क्योंकि डी तो कांस्टेंट है, तो थीटा ही तो इसमें वेरिएबल है। तो आप इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करो।
थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, करना भैया अवकलन करके देखो तो क्या आता है, डी एल अपॉन डी थीटा बराबर, देखो माइनस डी चुपचाप बैठ जाएगा। और ये तो बायो वालों को भी याद होगा, मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था कि कॉट थीटा का अवकलन होता है बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। नहीं है तो 11th में जो अवकलन पढ़ाया है वो वाला पोर्शन खोल के देखना, कॉट का आपको अवकलन दिखेगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का थीटा के सापेक्ष एक हो ही जाएगा। तो यहां से अगर मैं बजगुणा कर दूं, बजगुणा, तो आप dl का मान निकाल सकते हो, कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको गुणा कर दो इधर d थीटा। समीकरण नंबर 2 समझ में आया कि नहीं आया बताइए? अरे आया कि नहीं आया? आपने तार पर एक अल्पांश माना, देखो दोबारा कहानी सुनाता हूं, सुनो आप आराम से, मजे लो पूरा। आपने एक अल्पांश माना और अल्पांश की वजह से जो क्षेत्र बना बायो सावर्ट नियम से, वो बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको तो रटा हुआ है, मुझे डीएल दिमाग में था भाई, डीएल को हटाना है। तो पहले मैंने चर्चा एल से स्टार्ट की, मैंने सोचा कि यार ये वजह काम किया, एल और डी कांस्टेंट है, इसमें मुझे टेन सूझा, पर टेन में एल नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने उल्टा लगाया उसका कॉट, कौन जितना है उतना लगाया, सॉल्व करता गया, एल आ गया, उसका अवकलन कर दिया और डीएल आ गया। समझ में आया यहां तक? आगे बात को बढ़ाते हैं। एक तो डीएल हो गया, अब चर्चा करनी है बच्चों आर की। किसकी? आर की। आर क्या है इसमें? कर्ण। एक तो कर्ण काम में लेना है, और कर्ण ऊपर होना चाहिए, जो निकालना चाहता हूं वो चीज ऊपर आनी चाहिए, कर्ण। और एक ये काम का है, ये कोण के सामने लंब, कर्ण और लंब में लंब बटे कर्ण तो होता है साइन, पर कर्ण ऊपर चाहिए, आर ऊपर चाहिएगा ना, तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। क्या होगा? कोसेक। तो इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एओपी में आप कोसेक लगाइए, कोसेक, और थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा है। ये कोसेक का सूत्र क्या होता है बच्चों? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? आर, और लंब कितना है? डी। जब इसका वज गुणा करके देखा मैंने, तो यहां से आर का मान आया डी कोसेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा ही होता है। इक्वेशन नंबर 3। बायो वाले बच्चों को एक आध चीजें आप भाई सीधा मुझे याद रखें, जैसे कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है वगैरह वगैरह, मैथ वाले बच्चे क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप ऐसा करो, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से एक मान जमाइए। समीकरण 2 तथा 3 से 1 में मान रखने पर, रखो मान कितना आता है? डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की जगह पे आएगा बच्चों डी कोसेक स्क्वायर थीटा, डी कोसेक स्क्वायर थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन, बोलिए, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आएगा? डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और एक डी से एक डी कट जाएगा, तो बच क्या गया वो बताइए आप। तो डी वी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, देख लो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और साथ में बचा साइन थीटा। यहां तक खेल समझ में आया सबको? अरे क्लियर है? देखते रहना, लंबी हेडिंग है। मैंने कहा था अगर तरीके से समझोगे तो भाई बड़ा मजा आएगा, है ना, और अगर रटने का प्रयास कर लिया तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, हमें तो कुल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो अच्छा एक चीज छूट गई भाई, इसकी वैल्यू डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा थी, तो यहां साथ में डी थीटा और आएगा, है ना। चलो मैं यहां लिख दूं उसको, तो डी थीटा और चलेगा। कुल बी चाहिए आपको, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहां से जो बी आया, डी थीटा का मतलब है थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो थीटा वाली टर्म को छोड़ के सबको बाहर निकाल लो। क्या क्या बाहर आ गया?
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी बाहर आ गया, और ये बच्चा बच्चों साइन थीटा डी थीटा। कोण कहां से कहां तक है? θ1 से θ2 तक। तो ये जो लिमिट लगेगी वो θ1 से θ2 लग जाएगी। सहमत हैं आप इस बात से? आगे बढ़ते हैं। देखो v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। जब आप साइन का समाकलन करोगे तो बच्चों साइन का समाकलन आता है माइनस कॉस। साइन का समाकलन कितना आता है? माइनस कॉस। तो माइनस तो आ गया बाहर और अंदर रह गया कॉस थीटा। लिमिट θ1 से θ2 तक। सहमत हैं? आगे देखिए, दिख तो जाएगा ना भाई आपको यहां से आगे बोर्ड पे। थोड़ा और कैमरा एडजस्ट कर देता हूं मैं, ठीक है ना? चलो अब सही दिख रहा होगा आपको, है ना? तो इसमें लिमिट जमाएं तो v इज इक्वल टू, देखो देख ध्यान से, बाहर क्या आ चुका है? माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट θ2 मतलब cos θ2 माइनस cos θ1। सही है ना? इस माइनस को और अंदर डाल दूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी cos θ1 माइनस cos θ2। एक तो ये आंसर है। अभी पूरा आंसर नहीं हुआ है, ध्यान से देखना। यहां तक कहानी समझ में आई सबको? एक बात और देखिए, हमें आंसर चाहिए φ1 और φ2 के पद में। तो आप नीचे वाला समकोण त्रिभुज देखें, ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज कौन सा? नीचे वाला दिख रहा है आपको? बाईओपी। समकोण त्रिभुज बाईओपी नजर आ रहा है क्या? अरे दिख रहा है ना? त्रिभुज में जो तीनों कोण हैं अंदर वाले, उनका योग होता है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री का ही है। तो इस त्रिभुज में आपको तीन अंदर वाले कोण कौन कौन से दिख रहे हैं? देखना ध्यान से। एक तो दिख रहा होगा θ1, एक दिख रहा होगा 90 और एक दिख रहा होगा φ1। मतलब इसमें आपको दिख रहा होगा कि θ1 प्लस 90 प्लस φ1 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से θ1 की जो वैल्यू आएगी ना, 90 घटाया तो उधर 90 बचेगा और φ1 उधर चला जाएगा। ये समझ में आया ना? θ1 तो आ गया 90 माइनस φ1। θ1 कितना आ गया बच्चों? 90 माइनस φ1। क्लियर है? ठीक है। एक समकोण त्रिभुज आप देखना XOP, समकोण त्रिभुज XOP दिख रहा है क्या? देखना, देखिए क्या कहना चाह रहा है। XOP में देखो अंदर बना हुआ है 90 डिग्री का, ये अंदर बना हुआ है φ2 का। यहां देखो अंदर नहीं है, कोण कहां बना हुआ है? बाहर। ये कोण बाहर है, अंदर नहीं है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब एक त्रिभुज में दो कोण बन रहे हो अंदर और तीसरा बन रहा हो बाहर, पढ़ा था ना तो कुछ ऑप्टिक्स में, तो अंदर वाले कोणों का योग बाहर वाले कोण के बराबर आता है। अंदर कौन कौन से हैं? 90 और φ2, और बाहर कौन सा है? θ2। तो जो बाहर वाला कोण है θ2, ये अंदर वाले कोण के योग के बराबर आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो θ1 और θ2 के ये वाले मान आप ऊपर जमाइए। जो θ1 और θ2 आपने दोनों त्रिभुजों से निकाले हैं ना, उन वैल्यूज को आप ऊपर पुट कर दीजिए उस समीकरण में। तो b बराबर कितना आएगा बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, सही है। कॉस θ1 की जगह पे आएगा बच्चों 90 माइनस φ1 माइनस कॉस θ2 की जगह पे आएगा 90 प्लस φ2। सही है? थोड़ा और सॉल्व करें तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस 90 माइनस थीटा आ रही है, तो आपने 10th क्लास में सबने पढ़ा है यारो। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा।
तो cos 90 माइनस φ1 कितना हो जाएगा, sin φ1। और cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, एक माइनस है ये, एक माइनस और आएगा तो प्लस साइन जो भी कोण है φ2। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, जो बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन है उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लेना कि तार का चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। हेडिंग तो खैर अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि इस वायर में अच्छी अच्छी कई कंडीशंस हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। फिर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार आप यहां तक नोट करें, उसके बाद अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो पेन और कॉपी उठाओ, बिल्कुल क्लास की सी ही फीलिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आराम से बाहर बैठे हैं और ऐसा मजे लेके फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ना बिल्कुल एकांत में है ना। तो अपने पेन कॉपी उठाओ और हेडिंग लगाओ, सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। नोट करो जल्दी से, सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। डायग्राम देखो ढंग से देख लो, मैं साफ कर रहा हूं, आपको खुद को बनाना है, साफ कर रहा हूं मैं ना, खुद बनाइए एक बार, देखिए बना के देखो, साथ में फिर मैं भी बनाऊंगा। जिनसे बन सकता है वो डायग्राम बनाओ, जिनसे ना बने वो मैं बना दूंगा, तब स्क्रीन पॉज करके बना लेना। चलो बनाओ डायग्राम, स्टेप बाय स्टेप, मेरे साथ साथ बनाओ। भले से एक सीधा लंबा तार लो, डैश डैश मत लगाना, अनंत लंबाई का हो जाएगा। इसका नाम x और y दे दो, तार हो गया। फिर इसमें करंट फ्लो करो, तभी तो चुंबक क्षेत्र की बात करोगे। अक्सर हम मध्य बिंदु लेते हैं, O कुछ दूरी पर D मान लो, बिंदु ले लो P, और यहां हमें चुंबक क्षेत्र निकालना है, एक अल्पांश मानना है L दूरी पर। कितनी दूरी पर, L दूरी पर। यहां पर आप एक अल्पांश ले लो, कितनी लंबाई का, dl लंबाई का। अल्पांश की आप P से दूरी मान लो R, सही, अल्पांश की दूरी R लेता हूं मैं। और ध्यान रहे कोणों में कि ऊपर वाला कोण है हमारा थीटा। इस सिरे को आप इससे मिला दो, ऊपर वाले सिरे को आप यहां मिला दीजिए। ये जो कोण आएगा θ1, और यहां जो कोण बनेगा φ1। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा के हल्का सा, ऊपर जो कोण है वो θ2, और ये जो कोण है φ2। ये वाला डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है ना। बनाओ चलो, जिन्होंने बना लिया है भाई बहुत बढ़िया, नहीं बनाया है तो वापस से प्रैक्टिस करना डायग्राम की। देख तो रहना सब बहुत ढंग से, ठीक है साहब। चलो इसकी लैंग्वेज देखते हैं, लिखो माना एक्स वाई, माना एक्स वाई सीमित लंबाई का एक तार है, माना एक्स वाई सीमित लंबाई का एक तार है जिसमें आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक्स वाई सीमित लंबाई का एक तार है जिसमें आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमें तार के मध्य बिंदु O से माना XY सीमित लंबाई का एक तार है जिसमें
I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमें तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जल्दी से लिख लो। माना XY सीमित लंबाई का एक तार है जिसमें I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें तार के मध्य बिंदु O से D दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जनरल हमारी ऐसी हेडिंग होती है, थ्योरी लिखते हैं इस तरीके से ना। लाइन चेंज करो, नई लाइन से लिखो, नई लाइन से लिखो बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम तार पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम तार पर मध्य बिंदु O से L दूरी पर अल्पांश dl की कल्पना करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम तार पर मध्य बिंदु O से L दूरी पर अल्पांश dl की कल्पना करते हैं। यहां से समीकरण नंबर 1, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और समीकरण नंबर 1 लिख दो जो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। मैंने जिस दिन पढ़ाया था पहली बार उस दिन बोला था, और अब तो मैं इसको कई बार काम में ले चुका हूं। तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र आप लिख दो भाई। समीकरण नंबर 1, dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 क्लियर है यहां तक है? अच्छा, अब कैसे सोचना है वो समझें आप। तो सोचना इस तरीके से स्टार्ट करना है कि साहब देखो L को हटाना है, दोबारा समझते जाना साथ में, समझेंगे भी लिखेंगे भी। L को हटाना है और R को हटाना है, DL हटाना है एक्चुअली। तो DL तब हटेगा जब कुछ L आएगा। वापस वही चित्र इंपॉर्टेंट है। कोण कौन गया, ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। ये समकोण है तो ये तो हो गया कर्ण, कोण के सामने ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। D कांस्टेंट है, हमेशा काम में लेना है। एक तो लंब काम में लेना है और एक आधार काम में लेना है। अभी मैंने लाल वर्टिकल का रफ में लिख के देखो अपने में, तो आप लंब और कर्ण में tan सोच पाओगे, पर tan में लंब ऊपर है मतलब D ऊपर आएगा, पर मुझे L ऊपर चाहिए, इसलिए मैंने tan ना लगाकर tan का उल्टा लगाया, क्या cot। और कोण कितना है 180 माइनस थीटा। ठीक है भाई, इसको A नाम दे दो समझने के लिए। तो चलो इस समकोण त्रिभुज AOP में अब रट लो यार, एक बार cot लगाना है, एक बार cosec लगाना है। क्यों लगा, लॉजिकल है हमारे पास आंसर। तो आप पहले cot लगाइए, लिखिए समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में cot, कोण में लिख दो 180 माइनस थीटा बच्चों। और cot का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे लंब। आधार कितना है L, लंब कितना है D, L अपॉन D। ये वाला लाइन लिखो, समकोण त्रिभुज AOP में cot 180 माइनस थीटा बराबर L अपॉन D। वज गुना करके ये लाइन लिखिए, L बराबर D cot 180 माइनस थीटा। और यहाँ बायो वाले बच्चे आप साइड में लिख लेना बच्चों कि cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, मैथ वाले खूब जानते होंगे। तो इसकी जगह माइनस cot थीटा, तो माइनस आगे आ गया, cot थीटा यहाँ तक लिखो। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, सोचते जाओ, सोचना भी है साथ में।
इस समकोण त्रिभुज में कॉट लगाया, 180 थीटा में बचगुणा किया, सॉल्व किया, यहां तक आ गया। अब दिमाग में आया क्या, डीएल चाहिए और एल किसका फलन है, थीटा का। तो मैंने थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया। देखो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इतने अवकलन समाकलन तो आप सब जानते हो। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करो तो ये हो जाएगा डीएल अपॉन डी थीटा माइनस डी है ये, और कॉट का अवकलन ये सबको आता है मैथ वाले बच्चों को भाई। कॉट का अवकलन कितना आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया, समीकरण नंबर 2 तक आ जाओ। चलो सभी बच्चे इक्वेशन नंबर 2 तक लिख लें। एक तो बायो-सावर्ट नियम से आई गई थी, दूसरी और हमने समीकरण निकाली जिसमें डीएल की वैल्यू है। सही है ना। अच्छा, अब डीएल के अलावा आर और चाहिए, तो आर इसमें कर्ण है, लंब काम में लेना है। कर्ण लंब में वैसे कर्ण लंब में साइन होता है, पर उल्टा क्योंकि कर्ण ऊपर चाहिए, तो अब कोसेक लगा दो। उसी समकोण त्रिभुज में कोसेक लगाओ। चलो समकोण त्रिभुज एओपी में आप कोसेक 180 माइनस थीटा और लगाइए। चलिए ठीक है, कोसेक 180 माइनस थीटा। कोसेक क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है आर, लंब कितना है डी, तो आर अपॉन डी। ठीक है साहब, वज गुणा करो, आर निकाल लिया। और कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा ही होता है। इक्वेशन नंबर 3 तक आ जाओ। सब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से करिए भाई। आगे पीछे रह जाओ, अगर आगे रह जाओ तो रुक जाया करो थोड़ा सा, और पीछे रह जाओ तो स्क्रीन पॉज करके बराबरी में आ जाया करो। वैसे मैं बहुत स्लो बोलने का प्रयास कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कम समझ में आती है अक्सर ना। ठीक है साहब, अब ऐसा करो, समीकरण नंबर 3 आ गया ना, तो समीकरण 2 और 3 से 1 में मान रखने पर लिखो। 2 और 3 से 1 में मान जमा दो। चलो डीएल का मान जमा दो, और आर का मान जमाना है तो उसका स्क्वायर कर दो। सारे मान जमाओ, यहां तक आ जाओ। 2 और 3 से एक तरीके से डीएल का और आर का मान आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो आप देखोगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक डी से एक डी कट जाएगा। सही है ना, जो बच गया उसको लिख लो। लिख लिए। अच्छा, अब आपको कुल चुंबक क्षेत्र चाहिए, समाकलन के चिन्ह लगा दो। डीवी का तो बी हो ही जाएगा, यहां थीटा वाली टर्म को छोड़कर साइन थीटा ही तो है, इस पोर्शन को बाहर निकाल लो। ये वाला स्टेप लिखो। चलो लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक है ना। करो, चलो करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर साइन का समाकलन किया मैंने, देखो माइनस कॉस आता है, माइनस तो बाहर लगा लिया, आप कैसे कर लो जैसे आपकी इच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस बाहर लगा लिया कॉस थीटा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट लगाना आता है, और इस माइनस को भी अंदर डाल दिया। यहां तक आ जाओ सब। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है। अच्छा, ये आंसर आ गया थीटा 1 में, पर मुझे आंसर चाहिए फाई 1 के टर्म में, क्योंकि थीटा 1 आप पता नहीं लगा पाओगे, अभी आप आगे पता चलेगा आपको। तो फिर मैंने क्या किया कि नीचे वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसका हेल्प करते हुए थीटा 1 का जो थीटा 1 की वैल्यू है वो फाई 1 की टर्म में निकाल ली। और इस त्रिभुज में 1 बन रहा है, 2 बन रहे हैं अंदर और 1 बन रहा है बाहर, तो बाहर का मान अंदर के योग के बराबर। इस तरीके से लिखो। चलो समकोण त्रिभुज ये वाला पूरा लिख करके यहां तक पूरा लिख दो। चलो जल्दी से पूरा छाप दो, जैसे है वैसे के वैसे लिख दो कंप्लीट।
बस तुमने। ठीक है भाई, अरे लिख चुके होंगे सब। ये इसको प्रूफ करने का एक तरीका था हमारे पास। बढ़े आगे, नहीं लिखा हो भाई, किसी का कहीं छूट गया हो तो स्क्रीन पॉज करके ढंग से लिख लेना। अब मैं इसको साफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस डायग्राम को बचा के रखते हैं, काम आएगा भी। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो आपने ये प्रूफ कर लिया एक तरीके से कि एक तार है जिसमें धारा कितनी बह रही है, I, और मध्य बिंदु O से D दूरी पर आपको फील्ड चाहिए बच्चों। ये एंगल है φ1 और ये एंगल है φ2, सही है ना। तो ये दूरी D है ना, ये वाली दूरी D है। इस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकल के आई B की, वो आई μ0 I/4πd ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2, ये निकल के आया। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसी के आधार पर हम कुछ कंडीशंस पढ़ना चाहते हैं। देखिए, अगर ये तार अनंत लंबाई का हो जाए तो क्या होगा, सोचो देखो आप जरा। मतलब कोण की, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको कोण के बारे में विचार करना है कि अगर ये तार अनंत लंबाई का हो जाए तो φ1 और φ2 की क्या वैल्यू होंगी। सोच के देखो जल्दी से, मैं इसको साफ करता हूं। तो अगर हमारा तार अनंत लंबाई का हो जाए तो φ1 और φ2 की क्या वैल्यू रहेगी, सोचो। तो हमारी पहली स्थिति यही रहेगी इसमें। स्थिति नंबर 1, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पहली हेडिंग हमारी यही है कि अनंत लंबाई का चालक है, उसके कारण हमें क्या निकालना है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो सोचो देख, जब तार अनंत लंबाई का होगा तो कोणों पर क्या इफेक्ट आएगा। आप जरा विचार करें कि ये हमारा तार है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, I धारा बह रही है, मध्य बिंदु O से आपने कोई दूरी D मान ली। अब सोचो देखें, तार जितना लंबा होता जाएगा क्या ये कोण उतना बढ़ता जाएगा। देखो भाई, इसको अभी आप देखो यहां मिलाते तो कोण कुछ और होता, यहां मिलाया और बढ़ गया और बढ़ गया, बढ़ते 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 जब ये तार अनंत लंबाई का हो जाएगा तो बच्चों ये कोण दोनों 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। ये 90 का और ये समझने वाली बात है इसमें। सोचो ना, ये तार बिल्कुल यहां था तो ये कोण बिल्कुल 0 था। देखो कोण बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और लास्ट में जाकर अनंत का मतलब रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो ये समांतर अगर हो गई इसके तो कोण कितने कितने के हो जाएंगे, 90-90 के। मतलब अगर अनंत लंबाई का हो जाए ना तो φ1 और φ2 दोनों बच्चों 90 डिग्री के हो जाएंगे। और दोनों की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री जमा दूं तो b कितना आएगा देखना, μ0 I/4πd sin 90 प्लस sin 90। sin 90 कितना आता है, 1 + 1 कितना आता है, 2। 2 ने इसको 2 बार काट दिया तो जो b निकल के आया वो निकल के आया μ0 I/2πd। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 2 सूत्र बहुत ज़्यादा काम आएंगे बच्चों। एक तो बलय के केंद्र पर, एक तो बलय के केंद्र पर कल क्या सूत्र आया था, μ0 Ni/2r। r यहां त्रिज्या रहेगी, याद रखना। अगर n फेरे हों किसी बलय में तो बलय के केंद्र पर क्या सूत्र आया था, जो बलय है वलय उसके केंद्र पर सूत्र आया था μ0 Ni/2r
और जो अनंत लंबाई का तार है यह आया है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। दोनों ढंग से याद कर लेना, इन दोनों पर आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हो। अनंत लंबाई का है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, पहली स्थिति। दूसरी, चलो पहली स्थिति नोट करो आप एक बार, आगे बढ़ाओ उसको, जितना आपने लिख लिया है ना उससे आगे चलो। देखो स्थिति फर्स्ट, अब कुछ भी स्थिति बना सकता हूं मैं। स्थिति फर्स्ट में लिखो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और देखो एक अच्छी बात बताऊं, अगर क्वेश्चन में अनंत लंबाई का नाम ना ले, केवल चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र पूछे, तो इसका मतलब वो इसी की बात कर रहा है, अंडरस्टूड है कि लंबाई कितनी है, अनंत। देखेंगे इसको प्रश्नों में, न्यूमेरिकल बहुत आएंगे इनके ऊपर। स्थिति नंबर 1 लिख दो आप, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और जल्दी से लिख दो, चलो इसको डायग्राम भी बना लो अच्छा सा, ताकि ढंग से समझ में भी आए आपको। ठीक है साहब। क्लियर है? चलो स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 है, तार तो अभी भी अनंत लंबाई का ही है। अनंत लंबाई के चालक तार के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र। देखना समझना अच्छे से, तार तो अनंत लंबाई का ही है, पर उसके एक सिरे पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये आपका तार है, तो केवल आप इसमें ऊपर डैश 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 लगा दीजिए, नीचे मत लगाना। और जो दूरी है ना वो स्मॉल डी यहां पर है। मतलब कहानी कुछ ऐसी है भाई, यहां तो तार दोनों ओर अनंत लंबाई का जा रहा है, हम किसी मध्य बिंदु की बात करना चाह रहे हैं। तार तो अनंत लंबाई का है, पर इसी सिरे पर, मतलब ये तार यहां से स्टार्ट होकर के ऊपर अनंत लंबाई का है, नीचे लंबाई फिक्स है, यहीं तक है। इस दूरी की बात करवा रहा है। अब आप देखो भैया, जो नीचे आप क्या कौन कैसे देखते थे फाइबर, कि पहले इस बिंदु पी को नीचे वाले सिरे से मिलाया करते थे। तो इस बिंदु पी को जब आप नीचे वाले सिरे से मिलाओगे तो ये कोण तो 0 बन रहा है, एक तरीके से कोई कोण ही नहीं बन रहा है। φ1 की वैल्यू तो कितनी है, 0 डिग्री, पर φ2 अनंत है तो सीधा हो जाएगा ना, कितना है, 90 डिग्री। मेरी बात समझो ध्यान से। जब तार दोनों ओर अनंत लंबाई का था तो बच्चों दोनों ही कोण 90 डिग्री के थे, φ1 और φ2। पर अब तो तार एक ओर ही अनंत लंबाई का है, एक सिरे की बात करवा रहे हो ना आप, तो एक कोण 0 और एक कोण 90। जरा पुट करना, B = म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। φ1 कितना है, 0, और साइन 0 कितना आता है, 0। φ2 कितना है, 90, साइन 90 कितना आता है, 1 से गुणा करूं तो ये आएगा बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अनंत लंबाई के मध्य में निकलवाए तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और अनंत लंबाई के एक सिरे पर निकलवाए, हेडिंग नंबर स्थिति नंबर 2 को लिख लो पूरा ढंग से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है ना? ठीक है सब। तो स्थिति 1 लिख लिया आपने, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दोनों ही कोण 90 डिग्री के थे। ये आप सूत्र याद रखोगे, दीवार पे जो पन्ना चिपका हुआ उसमें ये भी लिख दीजिए। म्यू नॉट, देखो कितने आपको याद हो गए, एक तो वलय के केंद्र पे याद हो गया होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर।
एक बले के एक्स पर याद हो गया होगा, म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स क्या है, आर क्या है पता होना चाहिए। और एक तार का पहले ये याद करना और फिर ये याद करना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी बहुत ज़्यादा काम में लिया जाएगा। अगली वीडियो जो होगी ना हमारी, कल की जो नेक्स्ट की जो वीडियो होगी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें मैं चर्चा करूंगा क्वेश्चंस की। थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाएंगे कल बिल्कुल भी आपको। अब ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आप देखो ही नहीं, क्वेश्चन ही तो इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में जो नंबर कटता है, ये लास्ट ईयरों का मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो नंबर बच्चों न्यूमेरिकल में खूब प्रयास करता हूं पूरी साल, बहुत सारे न्यूमेरिकल कराता हूं ना सारे, पर फिर भी पता नहीं बच्चे कहां कहां कुछ ना कुछ गलती जरूर करके आते हैं। तो न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थिति नंबर 3 देखिए आप, अब ये अनंत लंबाई का तार, दोनों ओर अनंत लंबाई थी, यहां एक और अनंत लंबाई थी। अब पढ़ रहे हैं तार सीमित लंबाई का है, सीमित लंबाई के तार के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र। कैसे? तार तो ये सीमित लंबाई का है, धारा इसमें, धारा तो भाव कम से कम यार, धारा बह रही है इसमें ऊपर, और आपको इसके बिल्कुल बीचों बीच में डी दूरी पर यहां कोई पॉइंट लिया है पी, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखो ध्यान से, इस कोण को आप φ1 नाम देते हो और इस कोण को आप φ2 नाम देते हो। तो भैया φ1 और φ2 बराबर है। पहली बात तो क्यों बराबर है सुनना, ये बिल्कुल बीचों बीच में है ना, ये जो बिंदु है बिल्कुल बीचों बीच में है। तो जो डी दूरी है वो तो दोनों में कॉमन आ रही है ना। बाकी दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे क्यों हैं देखना, डी दोनों में कॉमन है, जितना ये उतना ये है, दोनों कोण बराबर है। तो ये φ1 और φ2 को फाई जमा दो, यहां फाई और यहां फाई, तो साइन फाई कितना हो गया 2 sin फाई, और 2 इसको मार देगा। तो मेरे हिसाब से जो बी बन के आएगा ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू साइन फाई। और चाहूं तो मैं साइन फाई की वैल्यू भी निकाल सकता हूं यार। तार अगर एल लंबाई का है, आधा हिस्सा L/2, कि जितना करना है उतना आप कर सकते हो। उसको नोट कर लो, चलो नोट कर लो यहां तक, ठीक है। तो ये जो हेडिंग हुई हमारी आज, ठीक है भाई, तो ये सब आप नोट कर लीजिए, है ना। आज के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन क्या रहेगा सुनो, क्वेश्चन है आपका कौन सा, पेज नंबर 173, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाना। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है मैं समझा दूं, हल्का सा समझ में नहीं आएगा। कि 2 बलें दी हुई हैं उसने, एक बले इस तरीके से है इस प्लेन में ऐसे रिंग, और एक बले उसके अंदर इस तरीके से फंसी हुई है। देखो ऐसा सिस्टम है, एक बले तो ये हो गई, पता ना कैसे है ये, इस तरीके से बोर्ड में जो, और एक बले इसमें ऊपर से जो फंसी हुई है। दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है ना, दोनों में समान धारा, सब कुछ समान है, मतलब किसी एक बले के कारण बनने वाला चुंबक क्षेत्र बी है। आपको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ट्राई जरूर करना, जिनसे हो जाए उनसे, ठीक है भाई। और कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको भी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, ठीक है। थैंक यू।